उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद है जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अडा 24/7 CUET। आई अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, आज हम इस सेशन में क्या करने वाले हैं? आज हम सेशन में करने वाले हैं थिंकर, बिलीव्स एंड बिल्डिंग का वन शॉट, राइट? तो पूरे चैप्टर को हम एक ही सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। क्लियर? और यहां पर स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे आपने काफी सारे सेशंस देखे होंगे मेरे कि कौन से क्या क्या चैप्टर आने वाले। तो सबसे पहले आपको जो पहले के जो 3 लेक्चर्स में दे चुकी हूं, तो पहले जाकर के उनको समझ लीजिएगा। आज ये हमारा 4th चैप्टर है, ठीक है, जिसका नाम है थिंकर, बिलीव्स एंड बिल्डिंग, राइट? तो पहले के 3 चैप्टर्स में जाकर देख लीजिएगा, वन शॉट मैंने दे दिए हैं। आज ये हमारा 4th चैप्टर है जिसका नाम है थिंकर, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इंट्रोडक्शन पार्ट से, ठीक है? तो आप ये देख रहे हो कि रूल्ड 1868 से, क्या है, 1868 से और 1901 में कौन रूल करता था बच्चे? ये देखा है आपने, ये कौन है? शायद आप जानते होंगे, ठीक है? तो ये है भोपाल की बेगम। अब ये भोपाल की बेगम का क्या रोल था बच्चे? इनका नाम था शाहजहां बेगम। इनको क्यों याद किया जाता है थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स में? तो बच्चे इनको इनके कंट्रीब्यूशन के लिए याद किया जाता है। क्या कंट्रीब्यूशन किया था इन्होंने? इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था 19th सेंचुरी में। यूरोपियन वर वेरी इंटरेस्टेड इन द स्तूपा सांची, ठीक है, एट सांची। तो जो यूरोपियन थे वो सांची स्तूपा से इतने ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए थे, सांची स्तूपा उनको इतना ज्यादा पसंद आया था कि वो इसको अपनी कंट्री में ले जाना चाहते थे, और इन्होंने वो उस चीज को रोका। इन्होंने कहा कि ये हमारे देश की धरोहर है ना, ये हमारी कंट्री की है, तो हम अपनी कंट्री की धरोहर को और इस तरह से हम विदेशों में नहीं जाने देंगे। तो सेम एज इट इज ये जो सांची स्तूपा जैसा एक बिल्डिंग है, तो उस तरीके का एक POP का बना करके और उनको डुप्लीकेट कॉपी दी गई, राइट? तो सेम वैसा ही बना करके उनको दिया गया, तब जाकर उन्होंने हमारे इस धरोहर को, हमारे सांची स्तूपा को हमारे इंडिया में ही रहने दिया। और ये बात कब की है? ये बात है जब इनका रूलिंग पीरियड चल रहा था 1868 से 1901 का, ठीक है? और इनका नाम है शाहजहां बेगम, ठीक है? 19th सेंचुरी की बात हो रही है। द रूलर ऑफ द शाहजहां बेगम एंड हर सक्सेसर सुल्तान जहां बेगम प्रोवाइडेड द मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द एंशियंट साइट। तो बच्चे ये बहुत बार लास्ट ईयर भी पूछा जा चुका है, शाहजहां बेगम और इन्होंने सुल्तान जहां बेगम ने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया इनको इसको सांची स्तूपा के संरक्षण के लिए। इन्होंने काफी सारा डोनेशन भी दिया और एज इट इज POP का बना करके उनको गिफ्ट भी किया था, ठीक है? तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे की कहानी क्या कहती है देख लेते हैं। थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग। बच्चे देखो, जो हमारी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में ये जो बैड इविल्स फैली हुई थी, बुरी बुरी कुरीतियां जो फैली हुई थी, तो लोग ना इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। परेशान कैसे हो गए थे कि ये जो बलि प्रथा चल रहा था, ये जो जादू टोने वाला था, और जो ब्राह्मणों की डोमिनेंस चल रही थी, सती सिस्टम था, और ये चाइल्ड मैरिज था, ये विडो का इस तरह से वो ट्रीट किया जाता था। तो इन सब से ना, झूठे आडंबरों से वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। उनको कुछ चेंज चाहिए था, और वो चेंज कौन लेकर आएंगे? चेंज लेकर आएंगे यही थिंकर्स। सोसाइटी में, पूरे समाज में कभी ना कभी कोई ना कोई तो चेंजेस लेकर आएगा ना, ठीक है? अब वही चेंजेस कौन लेकर आते हैं? जो लोगों की सोच को, रूढ़िवादी सोच को, जो पुरानी परंपराओं जैसे सोचते थे, उस सोच को उन्होंने चेंज किया। लोगों को रियलिटी बताई, लोगों को लाइफ की सच्चाई बताई कि एक्चुअल में जो तुम काम कर रहे हो ना, वो रियलिटी नहीं है, वो वास्तविकता नहीं है, बल्कि जो आप मतलब हम लोगों से, जैसे हम लोग सुनते हैं, या जिन लोगों को नॉलेज गेन हो गई थी, तो वो वही थिंकर्स आगे चलकर इस पूरी सोसाइटी के माइंड को चेंज करेंगे, लोगों के माइंड को चेंज करेंगे, राइट? तो अब हमने क्या किया कि ना सिर्फ मैं इंडिया की बात कर रही हूं, जैसे इंडिया में लॉर्ड बुद्धा थे, लॉर्ड महावीरा थे, ये इंडिया के थिंकर्स थे। तो इंडिया में जैसे इन जैसे थिंकर्स के अलावा बाकी के कंट्री में भी अलग अलग थिंकर्स हुए हैं। जैसे कि अब यहाँ पर है ये सोक्रेट्स है, ये प्लूटो है, ये अरिस्टो है। तो बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हुए हैं जिनकी वजह से धीरे धीरे वर्ल्ड में चेंज आने लगा।
ठीक है, वो अलग अलग कंट्री के थे, अपने अपने एरियाज में, अपनी अपनी कंट्रीज में वो चेंज ला रहे थे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मिड द फर्स्ट मिलेनियम बीसी सॉ द इमर्जेंस ऑफ द थिंकर्स सच एज द ज़ाराथुस्त्रा इन ईरान। यहां से क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो ये जो आपका ये जो कंटेंट है ना, ये इतने इंपॉर्टेंट है बच्चे, एक एक वर्ड इसका इतना इंपॉर्टेंट है कि आप चाहे तो कहीं पर नोट बना रहे हो तो आप इसको अपने नोट्स में लिख सकते हो, या फिर बाद में इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा। तो यहां पर बताया गया है कि थिंकर्स सच एज द ज़ाराथुस्त्रा इन द ईरान, राइट। तो ईरान में कौन थे थिंकर का नाम है ये ज़ाराथुस्त्रा, राइट। और ये कॉन्गजी कहाँ के थे, ये चाइना के थे। सुक्रेट कहाँ के थे, सुक्रेट प्लेटो और ये जो थे अरिस्टो थे, ये कहाँ के थे बच्चे, ग्रीस के थे। और इंडिया में लॉर्ड महावीरा और लॉर्ड बुद्धा जैसे थिंकर्स पैदा हुए, जिन्होंने सोसाइटी में धीरे धीरे ये चेंज लेकर आए और लोगों को लाइफ की रियलिटी बताई कि एक्चुअल में जो तुम झूठे आडंबरों में फंसे हुए हो, जो ये बलि प्रथा, सेक्रीफाइसेस, ये हवन कुंड, ये हवन वगैरह, और ये जो ब्राह्मणों की जो डोमिनेंस है, तुम वेदों पर वो कर रहे हो, वेदों पर बिल्कुल पूरी तरीके से एक ब्लाइंड फेथ कर रहे हो, ये सब झूठ है, ये सब आडंबर है। उनको क्रिटिसाइज किया इन लोगों ने और उनको रियलिटी बताई कि एक्चुअल में रियलिटी क्या थी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, द सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन। अब देखो, सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन का मतलब होता है, तो सैक्रिफाइसेस होते हैं, जैसे वो हवन यज्ञ, बड़े बड़े हवन करवाते थे, जैसे राजसूय यज्ञ हो गया, अश्वमेघ यज्ञ हो गया। तो ये लोग कौन करते थे, ब्राह्मण लोग करते थे, और राजा अपने नेम और फेम के लिए इस तरह का यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ करवाते थे, उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलती थी, राइट। और दूसरा क्या था, सैक्रिफाइसेस का मतलब ये भी होता है बलि प्रथा भी। तो लोग इन चीजों से बाहर आना चाहते थे, राइट। लेकिन कैसे, उनको कोई गाइडेंस भी तो देना, उनका कोई गाइड भी तो होना चाहिए, कोई मार्गदर्शक भी तो होना चाहिए उनका, जिसकी वजह से वो उनको सुनकर और वो अपने एक सही पाथ पर चल सके। और यही पाथ दिखाने के लिए हमारे थिंकर्स इमर्जेस होते हैं। जैसे आपने देखा कि पहले के जो ऋषि मुनि होते थे, उनका एक आश्रम बना होता था, तो शिष्य वहां पर उनसे वो शिक्षा दीक्षा लेने के लिए आते थे। तो ये प्रथा फैली हुई थी, ठीक है। उनको वेदों का ज्ञान दिया करते थे कि वेदों में क्या लिखा है, उनके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, ठीक है। यहां तक तो पढ़ाई लिखाई तक बिल्कुल ठीक था, ठीक है। लेकिन ये जो ब्राह्मणों की डोमिनेंस बढ़ रही थी और ये जो 4 वर्णास में जो कास्टिज्म चल रहा था, ये छोटी कास्ट है, ये बड़ी कास्ट है, ये अमीर है, ये गरीब है, इस तरह का जो एक डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था ना लोगों के साथ में, तो लोग इससे बहुत ज्यादा कि देखो इंसान तो वो भी हैं जो लो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इंसान तो वो भी हैं, और एक ब्राह्मण है वो भी तो इंसान है ना, तो इनमें दोनों में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है। इसी डिफरेंस को रिमूव करना चाहते थे ये थिंकर्स, और ये इन्होंने किया भी, ठीक है। सो देयर वर द सेवरल ट्रेडिशन ऑफ द थॉट्स, रिलीजन, बिलीफ एंड द प्रैक्टिसेस। देखो अलग अलग धर्मों के लोग अपने अपने तरीके से रिचुअल्स को फॉलो किया करते थे, उनके अपने ट्रेडिशन थे, ठीक है, अपनी रीति रिवाज थे, प्रथाएं थी जिनको वो फॉलो किए जा रहे थे। नेक्स्ट, इंक्लूडिंग द अर्ली वैदिक ट्रेडिशन विच वर नोन फ्रॉम द ऋग्वेदा, जो बहुत पुराना जो वैदिक ट्रेडिशन चल रहा था, जिसमें सबसे पहले ऋग्वेद को कंपोज किया गया। ऋग्वेदास के अकॉर्डिंग क्या क्या बातें फॉलो होनी चाहिए तो वो लोगों को बताई गई, इसके अकॉर्डिंग जो है वो सोसाइटी में धीरे धीरे उनको इम्प्लीमेंट किया जाने लगा। सो इट वाज कंपाइल्ड। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि ये जो ऋग्वेद था ये कब कंपोज किया गया, कब इसको लिखा गया, कब बनाया गया, तो ये 1500 से 1000 BCE में बच्चे इसको लिखा गया था। क्लियर है। Many ideas founded in the उपनिषद। उपनिषद कौन होते हैं बच्चे, ये भी एक तरह के ग्रंथ होते हैं जो कि एक वेदों की तरह से, मतलब वेद ना होकर के ये उसे छोटे होते हैं, राइट। सो पीपल वर क्यूरियस अबाउट द मीनिंग ऑफ द लाइफ। अब ये जो भी वेदों में लिखा हुआ था, धर्मसूत्र या धर्मशास्त्र में लिखा हुआ था, वेदों में पुराणों में जो लिखा हुआ था, तो ठीक है, ये बात ठीक है कि ब्राह्मणों ने उनके अकॉर्डिंग हमें वो बातें बताई, वो रूल्स बताए कि ये ऐसा होना चाहिए, तो हम उसको फॉलो भी कर रहे थे, राइट। लेकिन क्या बता रहे हैं कि पीपल आइडियाज फाउंड इन द उपनिषद शो दैट, पीपल ने उपनिषद में जाना कि यहाँ पर, अब ये देख रहे हो ना, ये उपनिषद का मतलब ये भी होता है कि जो एक गुरु होता है, ठीक है, उसके पास में गुरु का सिंहासन हमेशा ऊपर ही होता था, ठीक है, ये ऊंचे से उस पर बैठते थे, पोस्ट पर, चेयर पर बैठते थे, और इसके पास में जो भी इनके शिष्य होते थे वो इनकी बातों को सुना करते थे, इनके लेक्चर्स को सुना करते थे, राइट। तो गुरु के समीप बैठकर ली गई शिक्षा भी उपनिषद कहलाती थी। और ये गुरुजी क्या करते थे, इनको वेदों के बारे में, उपनिषद में क्या लिखा होता है, लाइफ की रियलिटी को जानना लिखा होता है, लाइफ में क्या क्या चीजें होती है, तो वो वास्तविकता उनको बताते थे। कौन, ये जो गुरु होते थे ये, राइट। तो उसके बाद
people were curious about the meaning of the life possibility later of the life later the death and the rebirth। तो वो कहा करते थे, उपनिषद में लिखा हुआ है कि लाइफ के मतलब डेथ होने के बाद भी लाइफ होती है, राइट, रीबर्थ होता है, ठीक है। तो रीबर्थ को ऐसा करना चाहिए कि रीबर्थ हमें अच्छा मिले, तो इसके लिए हमें अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारे जो राइट एक्शन है वही हमारे रीबर्थ को डिसाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पीपल ऑल्सो बिगिन द क्वेश्चनिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द सैक्रिफाइशियल ट्रेडिशन। अब लोग इस पर क्वेश्चन करने लगे, अगर लाइफ की रियलिटी ये है तो फिर ये हवन क्यों किए जाते हैं, ये बलि प्रथा क्यों दी जाती है? अगर लाइफ की रियलिटी तुम्हारे अकॉर्डिंग वो है जो आपने हमें बताई है तो फिर वो क्या है? इस तरह से उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। किस पर? वेदों पर, ठीक है। डिबेट्स एंड द डिस्कशन। अब इसी बात पर काफी डिबेट और डिस्कशन होते थे। जब सोसाइटी के अंदर कोई चीज नई होती है ना बच्चे, कोई भी नया इवेंट होता है, कोई भी नई बात होती है, तो उसके ऊपर ना काफी सारे मुद्दे बन जाते हैं, राइट। और इसी मुद्दे को डिस्कस किया जाता है, ठीक है, डिबेट करवाई जाती है, फिर उस डिबेट से एक रिजल्ट निकलता है, उसके कंसीक्वेंसेस निकलते हैं, उसके परिणाम निकलते हैं। वो कंसीक्वेंसेस क्या होंगे कि जो डिबेट और डिस्कशन है, कि डिबेट कहाँ होती है? जब 10-15 लोग बैठ जाते हैं, जैसे आपके स्कूल में भी डिबेट्स वगैरह होती होगी, आपने उसमें पार्टिसिपेट किया होगा, नहीं किया है तो कर लेना चाहिए, ठीक है, अच्छा रहता है। तो कहने का मतलब ये जो डिबेट्स और डिस्कशन है, इस तरह के डिस्कशन जब होते थे कि तुमने ये कहा, तुमने वो कहा, ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, तो इस तरह से डिस्कशन भी होती थी, डिबेट भी होता था। तो देयर वाज अ सेवरल ट्रेडिशन ऑफ द थॉट, रिलीजन, द बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग द अर्ली वैदिक ट्रेडिशन व्हिच इज नोन द, तो ये सब हो गया था। मैनी आइडियाज फाउंड इन द उपनिषद, अच्छा ये भी हो गया था, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर द मैसेज ऑफ द महावीरा। तो अब हम बात करते हैं किसकी? लॉर्ड महावीरा की, ठीक है। लॉर्ड महावीरा कौन थे बच्चे? ये 24 नंबर के तीरंदकार थे, ठीक है। तो 24 नंबर के, इनसे पहले 23 तीरंदकार आ चुके थे। तीरंदकार का मीनिंग क्या होता है? जिनको नॉलेज, जिनको एक ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी होती है, ठीक है, और उनको कहा जाता है तीरंदकार। द बेसिक फिलॉसफी ऑफ द जैनिज्म, तो इन्होंने इंडियन सोसाइटी में काफी सारे चेंजेस किए। कैसे किए? कि ये जो सैक्रिफाइसेस हैं, ये जो वैदिक पीरियड है, मतलब वेद जो हैं, इनको क्रिटिसाइज किया। दोनों ही, बौद्धिज्म भी और जैनिज्म भी, दोनों ही वेदों को क्रिटिसाइज करते थे। दोनों का देखो सिमिलरिटीज काफी हैं दोनों के अंदर में, अभी मैं सारी बातें आगे बताऊंगी। तो लॉर्ड महावीरा के अकॉर्डिंग इनकी जो टीचिंग्स थी वो क्या थी? द बेसिक फिलॉसफी ऑफ द जैनास वाज द already in the existence in India before the birth of the वर्धमान। इनका जो बचपन का नाम था वो क्या था? वर्धमान था, ठीक है बच्चे। लॉर्ड महावीरा के बचपन का नाम वर्धमान था। Who came to be known as महावीरा, और जो बड़े होकर जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, अलाइनमेंट गेन कर लेते हैं, इसके बाद इनका नाम महावीर पड़ जाता है, ठीक है। अब चलते हैं इन्हीं के नेक्स्ट पार्ट पर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया ऑफ द जैनिज्म इज द एंटायर वर्ड इज एनिमेटेड। एंटायर वर्ड इज एनिमेटेड। एनिमेटेड का मतलब होता है आना जाना लगा रहता है। ये कहते थे कि संसार क्या है? ये आने जाने का एक साधन है, कि हम कहीं पर गए हैं और फिर हमें वापस लौटकर अपने घर आना होता है। तो ये जो हमारी आत्मा है, ये आत्मा को एक बार ठीक है थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर संसार में रहती है, लेकिन फिर इसको मरने के बाद वापस अपने घर जाना होता है, मतलब भगवान के पास जाना होता है। तो ये जो आना जाना है ये लगा रहता है। तो ये टीचिंग्स किसकी थी? जैनिज्म की, ठीक है। नेक्स्ट फिर ये क्या कहता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन अब ये जो एनिमेटेड है, जैसे आपने एनिमेटेड कार्टून देखे होंगे ना, किस तरह से मूव करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, फिर इधर उधर जाते हैं, तो सेम यही आना जाना लगा रहता है इंसानों का इस संसार में, ठीक है। और ये जो दूसरा पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन द स्टोन, ये कहा करते थे स्टोन में भी लाइफ होती है, वाटर में भी लाइफ होती है, राइट, रॉक्स में भी लाइफ होती है, सब में लाइफ होती है। ऐसा कोई दुनिया में ऐसी कोई चीज, चाहे वो आपकी नॉन लिविंग थिंग्स है या फिर लिविंग थिंग्स है, सब में लाइफ होती है। तो ये इनका कंसेप्ट जो था वो सबसे अलग था। ये कहा करते थे कि सब में लाइफ है, यानी कि यहां तक कि एक मार्कर में भी लाइफ है, यहां तक कि फोन में भी लाइफ है, एक वाटर बॉटल होगी उसके अंदर भी लाइफ है, हर चीज में लाइफ है। तो ये स्टेटमेंट किसकी थी? ये थी लॉर्ड महावीरा की, ठीक है, जैनिज्म की। तो नॉन इंजरी टू लिविंग बीइंग दैट स्पेशली ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट एंड इंसेक्ट इज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द जैनास फिलॉसफी। तो ये क्या करते थे? सभी इनके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो छोटे से छोटा इंसेक्ट
इंसेक्ट हो, एंट हो या बड़े से बड़ा एलिफेंट हो, ह्यूमन बीइंग हो, सबके लिए इंपॉर्टेंस इनकी एक जैसी थी। सब में प्राण बसते हैं, राइट, सब में लाइफ होती है, सबको इक्वली ट्रीट किया करते थे। आपने देखा भी होगा ना कि कई बार वो जो जानेज होते हैं, श्वेतांबर और जो दिगंबर होते हैं, राइट, तो वो क्या करते हैं, कुछ तो मतलब वो दो पार्ट में बट गए थे। श्वेतांबर व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, मुंह पर व्हाइट कलर का कपड़ा बांधते हैं, राइट, नंगे पैर चलते हैं, है ना, वो हो गए। और कई बार आपने रोड पे भी देखा होगा, देखो इसमें शर्म की बात नहीं है, वो बिल्कुल नेक्ड होते हैं, कपड़ा कोई भी नहीं पहनते हैं और वो आगे आगे चलते हैं, उनके फॉलोअर्स पीछे पीछे चलते हैं। तो उनको ऐसा नहीं है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि इंसान बिना कपड़ों के भी तो आया था ना, संसार में आया था, तो उनको किसी तरह की शर्म नहीं होती, वो सिर्फ फोकस करते हैं अपने रिलीजन पर। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो टीचिंग्स थी ये किसकी थी, लॉर्ड महावीरा की। ठीक है, अब चलते हैं द स्प्रेड ऑफ द जैनिज्म। अब ये जैनिज्म किस तरह से स्प्रेड होता है इंडिया के अंदर, क्या सिर्फ ये इंडिया के अंदर ही स्प्रेड हुआ या बाकी की कंट्रीज में भी फैलाया गया इसको, तो चलिए जान लेते हैं। जैनिज्म स्प्रेड मेनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया लाइक द बौद्धिस्ट जैन स्कॉलर्स प्रोड्यूस्ड लिटरेचर इन द वैरायटी ऑफ द लैंग्वेज। अब ये जो इनकी जो बुक होती थी जैनिज्म की या बौद्धिज्म की, इनकी जो बुक होती थी तो वो काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में लिखी होती थी, जैसे लोग जिसको पढ़ करके अच्छी तरह से उसको समझ पाए। ठीक है, जैसे पहले जो ट्रेडिशन था हमारे इंडियन सोसाइटी में, सारा जो भी लिटरेचर होती थी वो संस्कृत में होती थी, और संस्कृत भी वो टिपिकल वाली संस्कृत होती थी। आज के टाइम की संस्कृत तो बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है, जिसको कि पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल जिसको संस्कृत नहीं भी आती है तो वो भी पढ़ सकता है। लेकिन पहले क्या होता था, टिपिकल वाली संस्कृत जो है वो उसमें ही लिखा जाता था और उसको ही पढ़ा जाता था, राइट। लेकिन ये जो जैनिज्म बौद्धिज्म की जो लिटरेचर्स थी, बुक थी, इनको लोगों की लोकल लैंग्वेज में लिखा गया ताकि लोग इसको अच्छे से पढ़ पाएं और समझ पाएं। और ये कौन सी लैंग्वेज होती थी, प्राकृत होती थी, संस्कृत होती थी और तमिल भी होती थी। सम ऑफ द अर्लीस्ट स्टोन स्कल्पचर एसोसिएटेड विद द रिलीजियस ट्रेडिशन वर प्रोड्यूस्ड बाय द डिवोटीज ऑफ द जैनास तीर्थंकर। और इसके अलावा इस तरह से धीरे धीरे जो है वो लोगों को जब इनकी टीचिंग्स पसंद आने लगी, सिंपल टीचिंग्स होती थी, इस तरह से हम लाइफ की रियलिटी को जान सकते हैं, एक सही मार्ग पर चल सकते हैं, और सही मार्ग पर चलने की वजह से हमारा जो पुनर्जन्म होगा, हमारा जो एक रीबर्थ होगा, वो हमें बहुत अच्छा मिलेगा, ताकि हम इस पाप वाली दुनिया से मोक्ष की प्राप्ति को कर सके। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति क्या होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है कि ये जो आना जाना लगा रहता है ये नहीं होगा, कि हमारी आत्मा अगर एक बार ऊपर चलिए भगवान के पास हमारे अच्छे कर्मों की वजह से, तो हम वापस नहीं आएंगे। तो ये बेसिक सी टीचिंग थी किनकी, लॉर्ड महावीरा की। ठीक है, तो ये इंडिया तक ही सीमित नहीं था, बाहर तक भी फैला था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपने आगे की तरफ। ठीक है, तो द बुद्धा एंड द क्वेस्ट फॉर द अलाइनमेंट। अच्छा, बौद्ध धर्म जो है वो जैन धर्म से बहुत ज्यादा फैला, बहुत ज्यादा फैला। मतलब अगर हम कंपैरिजन करें तो बौद्ध धर्म ज्यादा फैला एज कंपैरेटिव टू जैनिज्म के। ठीक है, और हमारे यहाँ इंडिया में भी ना शायद राजस्थान में कोई जैन टेम्पल है, दिलवाड़ा टेम्पल। ठीक है, जहाँ पर एक लॉर्ड महावीरा की मूर्ति रखी गई है। सिर्फ इंडिया में जहाँ तक मुझे पता है कि वो दिलवाड़ा टेम्पल जो है वो जैनिज्म का है, बहुत बड़ा टेम्पल है, इंडिया में फेमस टेम्पल है। वैसे छोटे छोटे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन फेमस टेम्पल वहीं पर है। सिद्धार्थ वाज द सन ऑफ द चीफ। देखो अब मैं थोड़ी सी इनकी बातें बताती हूँ, किसकी, गौतम बुद्धा की। ठीक है, तो गौतम बुद्धा के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके जो फादर थे वो शाक्य क्लान के हेड होते थे। क्लान क्या होता है बच्चे, क्लान होता है ट्राइब जो होती है, उनके हेड हुआ करते थे। आप एक तरह से राजा लगा सकते हो। ठीक है, तो बचपन से ही इनको वो एनवायरनमेंट मिला था, सुख सुविधाओं वाला। ठीक है, पूरी फैसिलिटीज इनको दी जाती थी। तो बचपन से ही राजकुमार की तरह, प्रिंस तो थे ये, ठीक है, क्योंकि इनके पापा राजा थे तो ये प्रिंस होंगे, क्लियर है। अब जो था, जैसे इनका बर्थ होता है तो 14th डे को इनकी मदर की डेथ हो जाती है, और बहुत छोटे थे ये, 14-15 दिन के ही थे तब इनकी मदर की डेथ हो जाती है। और इनका पालन पोषण जो है, इनकी जो मासी थी महाप्रजापति गौतमी, तो उन्होंने इनको पाल पोस कर बड़ा किया। ये धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, तो बड़े हो जाते हैं, ग्रोन अप हो जाते हैं। तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि इनके सामने कोई ऐसा दुख वाला कोई सीन आए। ठीक है, तो एक दिन ये जिद कर लेते हैं कि किस तरह से जिद करके, और हमें क्या करना है, मतलब जिद कर लेते हैं कि मुझे बाहर की दुनिया देखनी है। उन्होंने कहा कि क्यों भाई, ऐसी बाहर की दुनिया क्यों देखनी है। तो उससे पहले क्या हुआ था
जब ये बचपन में छोटे थे तो दो ऋषि मुनि आते हैं इनके फादर के पास में, और वो बोलते हैं या तो तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा राजा बनेगा या तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, ठीक है। लेकिन अब ये सन्यासी वाली बात सुनकर के उनके फादर बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत हर्ट होते हैं कि मैं ऐसा कोई दुख इसके ऊपर नहीं आने दूंगा। हालांकि सभी पेरेंट्स जो है वो अपने कोशिश करते हैं पूरी पूरी कि अपने बच्चों को कोई ऐसा दुख ना आने दे, ठीक है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि नहीं, वो जिद कर लेते हैं और कि मुझे बाहर की दुनिया देखनी है, ठीक है। तो उनके फादर किसी दिन कॉन्फिडेंसली ये हुआ कि किसी दिन बाहर चले जाते हैं और ये अपने चैरिएटर से रिक्वेस्ट करते हैं। चैरिएटर जो होता है सारथी होता है, रथ चलाने वाला, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं मुझे बाहर की दुनिया दिखा दो। तो जब वो बाहर उनको लेकर जाते हैं उनकी जिद पर कि ठीक है अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, तो जैसे वो स्टेप आउट करते हैं तो पहला उनको क्या दिखाई देता है, उनको 4 बिटर ट्रुथ जो है वो दिखाई देते हैं। कौन कौन से 4 बिटर ट्रुथ दिखाई देते हैं, सच्चाई लाइफ की पता चलती है। तो 4 बिटर ट्रुथ में से उनको सबसे पहले मिलता है एक कोढ़ी मिलता है जिसके पूरे शरीर पर कुछ पिंपल्स वगैरह निकले हुए थे कि ये क्या है, ये तो बीमारी है जो कि किसी को भी लग जाती है, ठीक है। और वो दर्द से कराह रहा था, बहुत पेनफुल होता है। दूसरा, थोड़ी सी आगे जाते हैं फिर उनको एक डेड बॉडी दिखाई देती है कि ये क्या है कि कोई जब कोई संसार में आया है वो इसमें जाएगा भी, यहाँ से जाएगा भी, ठीक है। थोड़ी सी आगे मूव ऑन करते हैं तो एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे चल रहा था, कमर झुकी हुई थी कि ये क्या है, ये जब दुनिया में आए हैं तो इस तरीके से स्टेजेस होते हैं कि बचपन होता है, फिर यंगनेस होती है, मतलब यंग होते हैं, जवान होते हैं, फिर उसके बाद बुढ़ापा होता है और फिर वो मर जाते हैं। तो ये जो है वो बुढ़ापे वाली एज है। तो अगर हम यंग है तो उसके बाद हमारी ये वाली स्टेज होगी। फिर नेक्स्ट पे जाते हैं, 4th वन क्या मिलता है उसको, एक सन्यासी मिलता है। तो ये क्या है, वो तो अपना राम नाम जपते हुए जा रहा था, ठीक है। उसको किसी तरह से कोई टेंशन नहीं थी, अपना मस्ती में भजन करते हुए जा रहा था कि ये क्या है, ये सांसारिक दुखों से, सांसारिक बंधनों से छूट चुका है और जंगल में मस्त होकर, इसको कोई टेंशन नहीं किसी चीज की, ये मस्त है, ना कोई इसके आगे है ना कोई पीछे है, ना इसको कमाने की चिंता है, ना कोई पढ़ने की चिंता है, ना उधर उसको ऑफिस जाना है, ना स्कूल जाना है, तो ये मस्त है अपने आप में। इन्होंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा है, तो ऐसी लाइफ क्यों नहीं सब लोग स्पेंड करते हैं। कि सब लोग ऐसे नहीं होते, सब लोग बाबा जी नहीं बन जाते हैं, सब लोग सन्यासी नहीं बन जाते हैं, उसके लिए तो बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अब वो उनको तो बात स्टक कर गई। अब वो घर आते हैं वापस में उसी रात को, और उसी रात को क्या करते हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं लाइफ की सच्चाई को जानकर रहूंगा। और ये कह करके, शादी हो चुकी थी उनकी, ये कह करके वो अपनी वाइफ और अपने बच्चे को छोड़कर और आधी रात को घर से निकल जाते हैं, ठीक है। फिर वो लगातार काफी दिनों तक इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए भटकते रहते हैं। तो आखिरकार में इनको अलाइनमेंट मिलती है और वो बोध गया में मिलती है, राइट। स्टोरी अच्छी लगी फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि स्टोरी कैसी लगी, ठीक है। तो इसी तरह से हम स्टोरी के थ्रू ही हिस्ट्री को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे बोरिंग तरीके से नहीं पढ़ेंगे, हिस्ट्री टीचर भी बोरिंग होती है और हिस्ट्री भी बोर होती है, दोनों का नाम बदनाम है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट ऐसा, जो इनकी एक थिंकिंग है वो थोड़ी सी यहाँ पर चेंज हो जाएगी, कोशिश तो कर रही हूँ, ठीक है। चलिए, तो सिद्धार्थ was the son of the chief of the Sakya clan. In the search of the truth, he explored the several paths, including the bodily notification, which led him to a situation of a near death. He meditated for the several days. काफी दिनों तक घूमते हैं और उनको कहां पर, बोध गया में। बोध गया कहां पर है, बिहार में, ठीक है। बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। आफ्टर ही केम टू नो एज, और जैसे उनको अलाइनमेंट गेन हो जाती है, अटेन कर लेते हैं ये, तब से इनका नाम बुद्ध पड़ता है। आपको पता है बुद्ध का लिटरल मीनिंग क्या है? बुद्ध का लिटरल मीनिंग है दुनिया का प्रकाश, ठीक है, संसार का प्रकाश। तो ये बुद्ध जो है ये इसका लिटरल मीनिंग होता है। और ये कौन थे? ये महात्मा बुद्ध थे, ठीक है बच्चे। अब हम चलते हैं इसके आगे के पार्ट की तरफ। टीचिंग ऑफ द बुद्धा। तो बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी? बुद्ध की शिक्षाएं थी, टीचिंग हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द स्टोरी फाउंड द मेनली द सुत्त पिटक। इनकी जो जीवन की कहानियां हैं वो कहां पर मिलती हैं? वो मिलती हैं सुत्त पिटक में। देखो बच्चे, 3 पिटक्स थे, 3 पिटक्स थे, वो बहुत बार पूछे जा चुके हैं CUET 2022 में। तो सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और आपका विनय पिटक। तो 3 पिटक थे। इन 3 पिटक में से सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध के जीवन की कहानियां मिलती हैं, ठीक है। तो ये गलती मत कर देना, ठीक है। एक में उनकी टीचिंग्स मिलेंगी, ठीक है, और एक में इसमें जो है उनके जीवन की कहानियां मिलेंगी। क्लियर है? और उसके बारे में अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट फिलॉसफी द वर्ड इज
ट्रांसिडेंट, राइट। तो वर्ड क्या है, वर्ड जो है एक क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर मतलब इस ट्रांसिडेंट का मतलब होता है क्षण भंगुर, मतलब कि जो चीज आई है वो चीज आएगी। देखो मैंने क्या कहा था कि बौद्धिज्म में और जैनिज्म में बहुत सारी चीज जो है वो कॉमन होंगी, सिमिलरिटीज होंगी काफी सारी। तो एंड द कंसिस्टेंटली द चेंजिंग, और ये चेंज होती रहती है, क्षण भंगुर होता है। जैसे वाटर बबल होता है ना, तो एक बार उठेगा फिर फूट जाएगा, फिर उठेगा फिर फूट जाएगा। तो इस तरह से वो क्या है, वो थोड़े टाइम के लिए तो इंसान यहाँ रह सकता है, लेकिन परमानेंट तो नहीं रह सकता ना, ठीक है। उसके बाद एंड कंसिस्टेंटली चेंजेस होते रहते। इट ऑल्सो द सोललेस, आत्मा जो होती है, देयर इज अ नथिंग परमानेंट और द इटर्नल। इटर्नल का मतलब होता है कोई चीज परमानेंट या अमर नहीं होती है इस संसार में, जो चीज आई है वो जरूर जाएगी, नष्ट होनी है, व्हाटएवर कुछ भी हो, मार्कर हो, मैं हूं, यहाँ पर बहुत सारी वाटर बॉटल रखी है, पत्थर हैं, कुछ भी XYZ कुछ भी लगा लीजिए, तो वो एक ना एक दिन डिस्ट्रॉय होते ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद सोरो द दुख, सोरो किसको बोलते हैं, दुख को बोलते हैं ना। वो कहते हैं कि संसार दुखों का घर है। यार इस संसार में जब तक हम रहेंगे ना तब तक दुख सुख आते जाते रहेंगे, ठीक है। तो ये जो संसार है ये दुखों का घर है। और सबसे बड़ा फोकस क्या करते थे, तृष्णा पर फोकस करते थे। तृष्णा क्या होती है, ये जो हमारी इच्छाएं होती है ना, जिस दिन इंसान ने इन इच्छाओं पर काबू करना स्टार्ट कर लिया ना, उस दिन उसकी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएंगी, सारे दुख ही दूर हो जाएंगे। हमारा मन कर रहा है यार हमारे पास तो ये वाली ड्रेस होनी चाहिए, है ना, तो यार हमारे तो जो है हमारे घर में एक होम थिएटर होना चाहिए, राइट, हमारे घर में जो है ये होना चाहिए, हमारे पास लग्जरी गाड़ी होनी चाहिए, राइट, बुगाटी होनी चाहिए, ठीक है। तो इतनी आसान नहीं है बुगाटी खरीदना, मैं तो एक बात बता रही हूँ, ठीक है, मर्सिडीज होनी चाहिए। तो ये जो हमारी इच्छाएं हैं ना, तो आज मान लीजिए पूरी हो गई, आपके पास आपके पापा ने अभी लेटेस्ट बाइक आपको दिला दी, फिर आप सोचोगे, थोड़े दिन बाद सोचोगे यार ये तो पुरानी होगी चला के, अब कोई नई मार्केट में आई है, फिर आपका और मन करेगा यार अब तो बाइक तो बहुत चलानी है, अब गाड़ी लेते हैं। तो कह रहे हो ना कि ये दिल मांगे मोर वाली बात है कि जो चीज हमें मिल जाती है हम चाहते हैं कि उसको और लें, ठीक है। तो अब बात करते हैं किसकी, दुख की। तो सोरो दुख इज द इंटरेस्टिंग, दैट इज द नेचुरल टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस एट द फॉलो। तो अभी मैंने बताया कि संसार दुखों का घर है। द बुद्धा एम्फसाइज द इंडिविजुअल एजेंसी एंड द राइटिशियस एक्शन। ये बौद्धिज्म जो है, गौतम बुद्ध अगर स्पेशली में बात करूं तो ये हमेशा कहा करते थे कि हमारा जो एक्शन होना चाहिए वो राइटियस होना चाहिए। दैट मीन्स कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, और यही बात जैनिज्म में भी बताई गई है। अगर हम काम अच्छे करेंगे, हमारे कर्म अच्छे होंगे, तो हमारा रीबर्थ भी, हमारा ये वाला जन्म भी और हमारा आने वाला जन्म भी, दोनों में ही हमें शांति मिलेगी, अच्छे मिलेंगे। हमारे कर्मों के बेस पर हमें आगे की जो जर्नी होती है वो डिसाइड करनी होती है, ठीक है। एंड टू एस्केप फ्रॉम द साइकिल ऑफ द रीबर्थ। और अगर हमारे अच्छे कर्म हुए, उससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, ठीक है। और मोक्ष क्या होता है, ये जो आना जाना लगा है ना, इनसे छूट जाएंगे। एक बार हमारी डेथ होगी, हमारी आत्मा भगवान के पास चली गई, दैट मीन्स कि अब वो वापस नहीं आएगी, वापस उसको दुख सहना नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बॉडी में, किसी भी बॉडी में अगर वो एनिमल बनता है, एनिमल की उसमें फॉर्म में अगर वो आत्मा आती है, या फिर इंसानों की फॉर्म में आती है, तो उसको दुख सहने पड़ेंगे, क्योंकि संसार तो दुखों का घर है। तो उनको इन दुखों से छुटकारा तभी मिलेगा जब हमारे एक्शंस, जब हमारे कर्म अच्छे होंगे, ठीक है। क्लियर? बोर तो नहीं हो रहे हो? जल्दी बताओ। फॉलोवर्स ऑफ द बुद्धा। अब बुद्धा के फॉलोवर्स कहाँ कहाँ पर आते हैं, चलिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि गौतम बुद्धा फाउंडेड अ संघा। गौतम बुद्ध ने क्या किया, गौतम बुद्ध जो है बच्चे कि क्या करते हैं, गौतम बुद्ध संघ की फाउंडेशन रखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब यहां पर आएंगे कि बुद्धा फाउंडेड द संघा एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मॉन्क हु बिकेम द टीचर्स ऑफ द धम्मा। तो बच्चे ये संघ देख रहे हो ना, संघ का मतलब होता है गौतम बुद्ध ने अपने रहते हुए एक संघ बनाया, मतलब एक ग्रुप बनाया, ठीक है। उस ग्रुप में सिर्फ मेल शिष्य ही, मेल प्यूपल्स ही रह पाएंगे, तो फीमेल को इजाजत नहीं थी, वहां पर परमिशन नहीं थी। तो उन्होंने ये क्या किया, संघ बनाए, ठीक है। इस संघ में एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मॉन्क, उसमें कौन रहेंगे, मॉन्क रहेंगे। मॉन्क कौन होते हैं बच्चे, भिक्षुक होते हैं, यानी कि जो बौद्धिज्म को अडॉप्ट कर चुके हैं, तो उनके फॉलोवर्स को मॉन्क बोला जाता है। और वो मॉन्क क्या करेंगे, वो इस बौद्धिज्म को, इस अपने धर्म को दूर दूर तक फैलाने का काम करेंगे, उनको मॉन्क कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हु बिकेम द टीचर्स ऑफ द धम्मा। सो दीज मॉन्क्स लिव्ड इन द सिंपल। अब ये जो मॉन्क होते थे बहुत ही सिंपल लाइफ लीड किया करते थे, ठीक है। इनकी टर्म एंड कंडीशन होती थी, जैसे आश्रम में आने से पहले तो ये अपना
हेड जो है वो शेव करवाते थे, ठीक है, बाल नहीं होने चाहिए, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग होनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल सादा जीवन वो लोग व्यतीत करते थे। ये लोग भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, तो जब इनके पास जो वो बाउल होता था, बोल होता था, एम्प्टी बोल होता था, वो जब तक भरेगा तब तक ही वो लोग भिक्षा करेंगे, एक्स्ट्रा की उनको जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारी भूख जितनी है, अगर हमें 2 रोटी खानी है तो वो बोला करते थे कि 2 रोटी ही लेकर आओ, वेस्ट मत करो इसको, राइट, ताकि वो दूसरों को भी काम आ जाए, राइट। तो वो जब तक उनका बाउल नहीं भर जाता था तब तक वो भिक्षा मांगते थे। अब किसी दिन ऐसा होता था कि 10 मोंक भिक्षा मांगने के लिए गए और उनमें से किसी को ज्यादा मिल गई, किसी को बहुत कम मिली, तो जब लोग सब इकट्ठे होकर के वापस आते थे और अपने अपने भिक्षा को देते थे, तो वो भिक्षाएं इकट्ठी करके जो भी उनको खाने के लिए मिला उसको इकट्ठा करके और सब में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते थे, ताकि किसी को ये ना लगे कि अगर उसको कम मिला तो उसको कम खाना पड़ेगा, किसी को ज्यादा मिला तो ज्यादा नहीं, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सो रिक्वायर द सेवरल सच एज द बोल रिसीव द फूड वंस अ डे फ्रॉम लेटली, दैट इज ऑर्डिनरी पीपल। तो ये जो ऑर्डनरी यानी कि साधारण लोगों से उनको जो भिक्षा मिलती थी, उन्हीं में अपना ये सर्वाइव करते थे। एज लीव द ऑन आर्म्स दे वर नोन एज द भिक्खूज। अब ये जो भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, इनको क्या कहा जाता था? भिक्खूज कहा जाता था। द बुद्धा फोस्टर मदर, बच्चे ये मासी को कहते हैं फोस्टर मदर, ठीक है। एक और नई बात पता चली ना इंग्लिश की, मासी को क्या कहते हैं? मासी को कहते हैं फोस्टर मदर। स्टेप मदर मत कर देना, स्टेप मदर तो एक सौतेली माँ को कहते हैं ना, लेकिन ये तो सौतेली माँ नहीं थी, ये तो इनकी मासी थी ना, और मासी को क्या कहा जाता है? फोस्टर मदर, ठीक है। अब ये 2 लोगों को और बताना, ठीक है, क्लियर? हाँ, तो महाप्रजापति गौतमी वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑर्डिनेटेड एज द भिक्खुनी। अब उनके जो एक बहुत ही फेवरेट प्यूपिल थे, ठीक है, इनका नाम क्या था, तो उन्होंने उनको एडवाइस किया कि गुरुजी आप जो है वो सिर्फ मेल को ही एंट्री देते हैं, फीमेल क्यों नहीं कर सकती? फीमेल भिक्खुनी क्यों नहीं बन सकती है? फीमेल मॉन्क क्यों नहीं बन सकती है? हाँ भाई, बात में दम तो है। तो उन्होंने परमिशन लेके और विमेंस की भी एंट्री स्टार्ट करवाई, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे उस प्यूपल का नाम लिखकर बताना जो गौतम बुद्ध के बहुत ही फेवरेट थे, फेवरेट शिष्य कहलाते हैं वो, उनके बहुत ही प्रिय शिष्य थे। कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताना आप, ठीक है। तो मेनी वुमेन हु एंटर्ड इन द, और सबसे पहले उनकी जो फीमेल प्यूपल बनी वो उनकी खुद की फॉस्टर मदर थी, महाप्रजापति गौतमी। ये उनकी पहली फीमेल शिष्या बनी थी, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद मैनी वुमेन हु एंटर्ड, इनके बाद धीरे धीरे और भी विमेन्स जो है इनकी फॉलोवर्स बनती गई, बिकेम द टीचर्स, और धर्म को फैलाने का काम करती रही। इस तरह से उनको और द रिस्पेक्टेड वुमेन हु अटेंड द लिबरेशन, और इस तरह से वो संघ में आकर के और जैसे वो मॉन्क रहा करते थे सेम वैसे ही लाइफ को अपने स्पेंड करने लगे, ठीक है, क्लियर है बच्चे। चलें आगे, चलिए तो अब आगे चलते हैं। तो आगे की कहानी क्या कहती है? फॉलोवर्स ऑफ द बुद्धा। तो बौद्धिज्म ग्रू रैपिडली ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बुद्धा आर्टिस्ट। देखो यहाँ पर ये लाइन आई हुई है कि गौतम बुद्ध ग्रू रैपिडली, सॉरी बौद्धिज्म, तो बौद्धिज्म बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। लोगों को इनकी टीचिंग्स इतनी ज्यादा अट्रैक्टेड लगी, इतनी ज्यादा लोग इसकी इनकी टीचिंग्स को, इनकी शिक्षाओं को पसंद करने लगे, क्योंकि बिल्कुल सिंपल होती थी, हर कोई इसको फॉलो कर सकता था। इनके रूल रेगुलेशन को बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं थे। जैनिज्म में हाँ ठीक है, बात मानती हूँ कि जैनिज्म में थोड़ा सा हार्ड होता था कि शाम के बाद खाना नहीं खाते थे, और सांस अगर वो लेते थे मुंह से, अगर वो बोल भी रहे हैं तो मुंह पर कपड़ा बांधते थे कि ताकि कोई जर्म्स जो है वो अंदर ना जाए, ठीक है, और सांस के साथ में कोई चीज अंदर ना चली जाए, जर्म्स अंदर ना चले जाए, इसलिए मुंह पर कपड़ा बांध के रखते हैं। जो सनसेट हो जाता है उसके बाद खाना नहीं खाते हैं, तो उनके थोड़े से रूल्स जो हैं वो एज कंपेरेटिव टू दिस थोड़े से हार्ड थे। So it appeared that so many who were dissatisfied with the existence of the religious practices and confused by the rapid, तो जो लोग इन पुरानी प्रथाओं से, झूठे आडंबरों से फेडअप हो चुके थे, तंग आ चुके थे, थक चुके थे इनको करते करते, और उनको कोई फायदा भी नहीं हो रहा था, ठीक है। तो अब वो लोग एक अच्छे टीचर्स की तरफ जाएंगे, ठीक है, उनको एक अच्छे गाइडेंस मिलेगी, अच्छे पाथ पर चलने का एक वो बताया जाएगा, एक जरिया बताया जाएगा, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे, उन्हीं से ही जो लोग हैं वो अट्रैक्ट होने लग जाएंगे, तो उनकी शिक्षाओं को सुनेंगे, उनके बताए हुए धर्म के मार्ग पर चलेंगे, ठीक है। अब जो टीचर अच्छा होगा लोग उनके फॉलोवर्स बनते चले जाएंगे। अब मुझे नहीं पता मैं कैसे टीचर हूँ, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, ठीक है, क्लियर। हाँ जी, तो फिर आगे की कहानी करते हैं। तो आगे की बात पर क्या पढ़ते हैं कि बिल्डिंग्स एंड द आर्किटेक्चर्स, राइट। तो द बुद्धिस्ट आइडियाज
and the practices emerge the process of with the other traditions, some the ideas practices identify the historical building structure. अब इस देखो, अब ये जो बौद्धिज्म के जो संघ होते हैं, राइट, तो ये कहीं ना कहीं तो रहेंगे भी ना बच्चे। तो आपको मैं दो टर्म बताती हूँ, दो वर्ड बताती हूँ जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक तो था चैत्यास, ठीक है, एक क्या तो होता है बच्चे, चैत्यास और विहार, ठीक है। यहां पर दोनों में कंफ्यूजन कहां पर होती है कि चैत्यास किसको बोला जाता है, विहार किसको बोला जाता है। बच्चे चैत्य बोलते हैं, चैत्यास बोलते हैं, और विहारास जो होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। चैत्य में वो लोग क्या करते थे, वर्शिप करते थे, जहां पर गौतम बुद्ध की मूर्ति रखी होती थी, वर्शिप्ड प्लेस होता था, ठीक है, ये पूजा स्थल होता था, और ये जहां पर मोंक रहा करते थे, ठीक है, मोंक रेजिडेंस, ठीक है, ये मोंक रेजिडेंस होता था, मोंक्स रेजिडेंस, ठीक है, क्लियर। तो अब आपको गलती नहीं कर रही है, अरे विहार से लगा लेना, आप भी तो कहीं विहार में रह रहे होगे ना, आनंद विहार है, इधर पालम विहार है, इधर वो विहार है, वो विहार, तो समझ जाना ये लोगों के रहने की जगह है। और उससे ऑपोजिट लगा लेना, ये जो चैत्यास है ये वर्शिप प्लेस होता है। बस एक को याद रख लेना, दूसरा अपना याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब इनको ना काफी बात बताती हूं मैं कि इनके इसमें बौद्धिज्म को फैलाने के लिए, हालांकि बहुत दूर दूर तक ये फैल गया था, लेकिन बच्चे इसका एक क्या बोलते हैं ना, वर्शिप प्लेस भी तो होता है। तो जैसे हमारे यहाँ टेम्पल्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, कहीं पर साउथ में है, मथुरा में है, इधर वृंदावन में है, इधर हरियाणा में है, पंजाब में, तो टेम्पल्स भी तो होते हैं ना। तो ऐसे ही क्या किया गया, जब गौतम बुद्ध की डेथ होती है, जब गौतम बुद्ध की डेथ होती है, तो उनकी डेथ के बाद जो उनके रैलिक्स बच जाते हैं ना, रैलिक्स किसको बोलते हैं, जो उनके बॉडी के कुछ पार्ट्स रह जाते हैं हमारी बॉडी के, जैसे बोन्स हो गई, वो नहीं बर्न करती हैं, राइट, नेल्स हो गए या टिथ हो गई, तो और ऐश होती है, राख होती है, तो इनके जो बॉडी रैलिक्स थे, तो उसने सम्राट अशोक ने क्या किया, द ग्रेट अशोका ने उनके रैलिक्स को 8 भागों में बांट दिया, मतलब 8 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करके, और उनके ऊपर स्तूपास बनवा दिए गए, ठीक है। अब यहां से स्तूपास की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो इसी स्तूपा में, जैसे आपने ये देखा होगा, सुना होगा, अमरावती स्तूपा, और दूसरा क्या है बच्चे, ये सांची स्तूपा। और सबसे पहले हमने जब चैप्टर को स्टार्ट किया था, सांची स्तूपा के बारे में पढ़ा था। तो ये सांची स्तूपा देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल है। तो इसी सांची स्तूपा को यूरोपियन ले जाना चाहते थे, लेकिन ये ले जाने नहीं दिया गया, ठीक है। तो इस तरह के रैलिक्स जो थे वो यहाँ पर रखे गए हैं, और इनका जो मेन जहां पर वो रैलिक रखी है, मतलब गौतम बुद्ध के शरीर का जो बॉडी का पार्ट्स रखा हुआ, रैलिक रखा हुआ है, तो उसी के ऊपर स्तूपा बना दिया गया, ठीक है, और लोग उसको वर्शिप करने लगे। तो ये इस तरीके से स्तूपा का कंस्ट्रक्शन होता है या इमर्जेंस होती है। अब स्तूपा को देख लेते हैं, स्तूपा क्या होता है, देखो कि स्तूपा वर बिल्ट कीप द रैलिक्स ऑफ द बुद्धा, बता चुकी, बुद्धा लिटरेचर मेंशन द चैत्यास, और ये भी बता चुकी हूं। इट आल्सो डिस्क्राइब द एसोसिएटेड विद द बुद्धास वेयर ही वाज बोर्न। अच्छा, गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था, ये बात आती है, कहां पर हुआ था, लुम्बिनी में। कहां पर हुआ था, लुम्बिनी में। कब हुआ था, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, ठीक है, कब हुआ था, लुम्बिनी में। अब आपको ये 4 चीजें ध्यान देना, ये 4 चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इनके ऊपर ध्यान देना। बुद्धा लाइफ वेयर वाज ही बोर्न, तो बुद्ध कहां पर जन्म हुआ था, लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में है। वेयर ही अटेन द अलाइनमेंट, कहां पर अलाइनमेंट हुई थी, उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उनको, बोध गया में, जो कि बिहार में है। तो मैं यहां पर लिख देती हूँ, ये नेपाल में है, ठीक है, नेपाल में, और बोध गया कहां पर है, बिहार में, ठीक है, बोध गया कहां पर है, बिहार में। वैसे तो यहां पर मैप में दिया हुआ है सारनाथ, वेयर ही गेव द फर्स्ट सेरेमन, सारनाथ, जहां पर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया, लोगों को ज्ञान के बारे में बताया, तो वो कहां पर था, सारनाथ में, ठीक है, बोध गया के ऊपर, यानी कि यूपी में कहां पर है ये, सारनाथ। तो ये कहां पर हो जाएगा, सारनाथ। कुशीनगर में उनकी डेथ होती है, और कुशीनगर कहां पर है, कुशीनगर में उनकी डेथ होती है, ठीक है, और ये भी यूपी में होगा, ठीक है। तो ये 4 चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। और इसको कहा जाता है, जब इनकी डेथ हुई थी, इसको निब्बना बोला जाता है, महापरिनिर्वाण, ठीक है, इसको महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, तो बिल्डिंग ऑफ द स्तूपा, स्तूपा वर बिल्ट थ्रू द
थ्रू द डोनेशन मेड बाय द किंग। अब ये स्तूपा को बनवाने के लिए बच्चे पैसे वैसे भी तो चाहिएंगे ना, लेकिन ये पैसे डोनेशंस कौन देते थे? बड़े बड़े मतलब किंग देते थे, बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं, मर्चेंट्स होते हैं, तो डोनेशन दिया करते थे। उनकी हेल्प से इन स्तूपास को बिल्ड करवाया जाता था, कंस्ट्रक्ट करवाया जाता था, राइट। और ये जो किंग में आते हैं, स्पेशली नाम आता है किसका? सातवाहन डायनेस्टी के रूलर्स का। इन्होंने काफी सारा डोनेशन दिया। दे वर ऑल्सो मेड बाय द गिल्ड्स सच एज, गिल्ड्स किसको कहते हैं बच्चे? गिल्ड कहते हैं ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स को, ठीक है। गिल्ड किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स। तो द सच एज द आइवरी वर्कर्स, तो जो भी इसके डेकोरेशन का सामान होना है, किसी ने पैसे दे दिए हैं, किसी ने ईंटें दे दी हैं, किसी ने सीमेंट दे दिया है, किसी ने कुछ दे दिया, डेकोरेशन का सामान दे दिया। इस तरीके से जब पूरा मटेरियल इकट्ठा होता था तो वो धीरे धीरे लगा दिया जाता था स्तूपास के अंदर, ठीक है। बिकूज और जो बिकुनीज रहा करते थे, तो वो लेबर जैसे मजदूर होते हैं ना, कि जो सीमेंट वगैरह पकड़ाने का काम करते हैं वो करते थे। तो उस टाइम में लेबर नहीं करवाई जाती थी, तो उस टाइम में ये जो बिकू और बिकुनीज होते थे वहां पर रहते थे, यही लोग उसकी कंस्ट्रक्शन में हेल्प करते थे, राइट। जैसे ईंटें पकड़ाना, सीमेंट इधर से उधर करना, वहां पर साफ सफाई करना, तो ये लोग संघ में रहते थे और यही ये काम करते थे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा यहाँ पर जो वो होते हैं मजदूर होते हैं, उनको लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो वो किंग में जैसे किंग इस तरह से किंग पैट्रोनाइज किया करते थे, डोनेशन दिया करते थे। आइवरी वर्क्स का मतलब है ये जो भी डेकोरेशन का काम होता था, तो इस तरह से वो आइवरी वर्कर्स का काम करते थे, ठीक है। और उसके बाद भिकुनीज होते थे, तो भिकुज और भिकुनीज का मतलब जो भी इनके पीपल्स होते थे, मोंक वगैरह या भिकुनीज होते थे, वो सारा इसके कंस्ट्रक्शन में अपनी हेल्प करवाते थे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द स्तूपा, बच्चे ये बहुत ध्यान से समझना है आपको, यहां से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं और आते भी रहेंगे, आएंगे भी और आते भी रहेंगे, यहां से बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। स्तूपा, संस्कृत स्तूपा का लिटरल मीनिंग क्या है? हीप। क्या है बच्चे? इसका मीनिंग क्या है? हीप। और हीप क्या है बच्चे? ये हीप है ऑरिजिनेटेड अ सिंपल सेमी सर्कुलर मोल्डेड। अब आप ये देख रहे हो, ये वाला पार्ट देख रहे हो ना, ये वाला, इसको कहा जाता है हीप। इसको क्या कहा जाता है? हीप, ठीक है। सो सेमी सर्कल मोल्ड ऑफ अर्थ लेटर द अंडा। तो आप देख रहे हो हीप का मतलब होता है कि ये जो स्तूपा होता है, ये जिस एरिया में, जिस जमीन पर बना हुआ है, और संस्कृत में इसको हीप कहा जाता है। और ये इसके ऊपर जो सेमी सर्कल देख रहे हो, इसको क्या कहा जाता है बच्चे? इसको अंडा कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? जो सेमी सर्कल वाला मोल्डेड पार्ट जो है, इसको अंडा कहा जाता है। ध्यान से देख लेना स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से, राइट। उसके बाद ये जो चीज है, ये जो आपको रेलिंग से दिखाई दे रही है, इसको कहा जाता है हर्मिका। इसको क्या कहा जाता है बच्चे? हर्मिका। और हर्मिका के ऊपर ये छतरी है। इसको आपको सिर्फ 4 चीजें याद रखनी है, ठीक है। कौन सा? कि एक तो इसका लिटरल मीनिंग क्या है, ठीक है, ये पूछा जाता है। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये मेधी कहा जाता है। मेधी का मतलब होता है, वैसे मेधी पूछा नहीं गया अभी तक, तो हो सकता है पूछ लें, लेकिन हम यहाँ पर कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो स्तूपा के चारों तरफ जो रेलिंग्स लगाई जाती ना परिक्रमा के लिए, उसको मेधी बोला जाता था, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि जो प्रदक्षिणा होती है, मतलब प्रदक्षिणा का मतलब वो जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो ये वाला पार्ट जो है वो प्रदक्षिणा का पार्ट है, ठीक है। ये वाला, ये जो घूम घूम कर वो लगाते थे, प्रदक्षिणा का पार्ट होता था। तो उसके बाद ये जो मोल्डेड एरिया है, इसको अंडा कहा जाता था। अंडे के ऊपर ये जो अंडा के ऊपर ये जो छोटा सा एक स्क्वायर टाइप का जो रेलिंग से दिखाई देती है, इसको हर्मिका कहा जाता है। और हर्मिका के ऊपर जहां पर मतलब ठीक इसके नीचे ना, अंदर, इसके अंदर यहाँ पर गौतम बुद्ध के रेलिक्स रखे जाते हैं, और इस रेलिक्स के ठीक ऊपर ही यहाँ पर ये छतरी बनाई जाती है, ठीक है। जैसे हमारे टेम्पल्स में वो जो ऊपर वो रहता है ना, क्या बोलेंगे उसको, शिखर रहता है, वो शिखर जो है वो मेन डिटीज के बिल्कुल छत के ऊपर, जहां पर जिस रूम में मेन डिटीज रखी जाती है ना, उसी के ऊपर वो बनाया जाता है, ठीक है, छतरी बनाई जाती है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, इसका स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है। चलिए अब करते हैं 1984 में क्या था कि द वॉल्टर, एक पर्सन थे जिनका नाम था वॉल्टर एलियट। तो वॉल्टर एलियट ने क्या किया था कि द कमिश्नर ऑफ द गुंटूर, तो बच्चे ये क्या थे, ये कमिश्नर ऑफ द गुंटूर थे, आंध्र प्रदेश में है ये गुंटूर, विजिटेड द अमरावती, इन्होंने अमरावती को विजिट किया, एंड द कलेक्टेड द सेवरल स्कल्पचर पैनल्स एंड टुक देम अवे फ्रॉम टू द मद्रास, राइट। तो ये जो है इन्होंने क्या किया, विजिटेड अमरावती एंड कलेक्टेड द सेवरल स्कल्पचर्स पैनल,
पत्थर की मूर्तियां काफी सारी कलेक्ट करके, उनके पीसेस को कलेक्ट करके एंड टुक द, जब इन्होंने अमरावती को विजिट किया तो अमरावती उसमें बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं था, टूट फूट चुका था, और उन्होंने उस टूटे टूटे जो पीसेस थे उनके, उनको लेकर के कहां जाते हैं, ये मद्रास यानी कि चेन्नई जाते हैं। ही ऑल्सो डिस्कवर द रिमेन्स ऑफ द वेस्टर्न गेटवे, और ये जो मैंने आपको बताया कि स्तूपा का जो एक गेट, एंट्रेंस गेट होता है बच्चे, वो बहुत ही ब्यूटीफुली बनाया होता था। तो जितना एंट्रेंस गेट सुंदर होगा, अंदर का स्ट्रक्चर उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है उस एंट्रेंस की वजह से। जैसे हमारे घर का जो एंट्रेंस गेट होता है ना, बहुत सुंदर होता है, तो बाहर से कोई भी देखेगा सबसे पहले उनके एंट्रेंस पर ही नजर जाएगी, राइट। तो एंट्रेंस को देख करके एक तरह से अंदाजा लगा लिया जाता है कि वो कितना सुंदर और कितने अच्छे तरीके से बना होगा, ठीक है। तो जितना अच्छे तरीके से उसका एंट्रेंस गेट बनाया जाता था, वो उतना ही ज्यादा ब्यूटीफुल माना जाता था। तो गेटवे एंड केम टू द कंक्लूजन दैट स्ट्रक्चर ऑफ द अमरावती वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट बुद्धिस्ट टूथा। तो ये जो अमरावती है बहुत ही सुंदर बना हुआ था और बहुत ही बड़ा बना हुआ था, और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट जो था स्तूपास में से एक माना जाता है, ठीक है। अमरावती स्तूपा, सांची स्तूपा, तो काफी सारे ऐसे स्तूपास बनाए जाते हैं, स्पेशली 8 स्तूपास बनाए जाते हैं, उनमें से इन 2 को बहुत एक मेमोरी के तौर पर याद किया जाता है। स्कल्पचर्स वर रिमूव्ड फ्रॉम द स्तूपास वर, तो इन स्तूपास के ऊपर ना स्कल्पचरिंग होती थी, ठीक है। स्कल्पचरिंग का मतलब पत्थरों के ऊपर कारीगरी की जाती थी, चित्रकारी की जाती थी, ठीक है। तो जितनी ब्यूटीफुल तरीके से चित्रकारी की गई होगी, तो उसका आर्टिस्ट का देखने से ही पता चल जाता है कि कितना उसने अच्छा वर्क किया होगा, और इसी की वैल्यू बनती थी। स्टोरीज इन स्टोन, तो art historians studied the sculpture at the Sanchi and the identify it is a scene from the वसंत तारा जातिका। अब देखो क्या कह रहा है ये, यहां से क्वेश्चन आया था कि वसंत तारा जातिका में क्या होता है कि आर्ट हिस्टोरियन स्टडीड द स्कल्पचर द सांची एंड आइडेंटिफाई द सीन फ्रॉम द वसंत तारा। वसंत तारा इज अ स्टोरी, ये क्या है बच्चे, एक तरह की कहानी है अबाउट द जेनरियस प्रिंस हु गेव द, तो ये एक ऐसी कहानी है जो कि एक प्रिंस होता है, और उस प्रिंस ने पूरा का पूरा अपना राजपाट, ठीक है, वो एक ब्राह्मण को हैंडओवर करके और सन्यासी बन जाते हैं। तो इस तरह की कहानी जो है वो वसंत तारा में मिलती है। अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ में वो पूरा राजपाट त्याग करके और बन जाते हैं सन्यासी, ठीक है। तो इस तरह की जातक की इस तरह की जो कहानियां हैं वो वसंत तारा में मिली है। और ये कौन थे, ये वो जो प्रिंस की बात मैं कर रही हूँ, ये वो प्रिंस थे, इनकी वाइफ है और इनके बच्चे भी थे। वो लोग इनको वो कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मत जाइए छोड़ करके, लेकिन ये नहीं मानते हैं कि यार ये संसार जो है ना वो दुखों का घर है, जब तक इस संसार में बंधे रहेंगे, दुख को सहते रहेंगे, तो हम सन्यासी बनते हैं, हम अब आगे का जीवन जो है वो शांति से खुशी खुशी से निकालना चाहते हैं, ठीक है। सिंबल ऑफ द वर्शिप, ठीक है। तो अब गौतम बुद्धा के कौन कौन से सिंबल्स ऐसे हैं जिनको वर्शिप किया जाता है, जिनकी पूजा की जाती है। मैनी अर्ली स्कल्पचर शो द बुद्धा थ्रू द सिंबल एंड नॉट इन द ह्यूमन फॉर्म। देखो कई लोग तो ये मानते हैं, जैसे गौतम बुद्ध के बाद इनके जो बौद्धिज्म के 2 पार्ट हो जाते हैं, हीनयान और महायान, ठीक है। तो हीनयान और महायान में दो में पार्ट में बढ़ जाते हैं। तो कुछ मानते हैं कि ये एक ह्यूमन बीइंग की फॉर्म में थे, हमारे जैसे इंसान थे, लेकिन कुछ इनको मानते हैं कि ये भगवान थे, ठीक है। तो ये इस तरह से दोनों में अलग अलग तरह की बातें मतलब वो फैली हुई थी। मैनी अर्ली स्कल्पचर, तो बहुत सारे हमें जो पत्थर की मूर्तियां मिली हैं, मैनी अर्ली स्कल्पचर यानी कि जो पहले की जो पत्थर की मूर्तियां मिली, हमें स्कल्पचर्स मिले हैं, शो द बुद्धा थ्रू द सिंबल्स एंड नॉट इन ह्यूमन बीइंग्स। तो वहां पर गौतम बुद्ध को एक सिंबल की फॉर्म में दिखाया गया है, उनको मानव के रूप में नहीं दिखाया गया, इंसानों के रूप में नहीं दिखाया गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि गौतम बुद्ध के एम्प्टी सीट दिखाई गई है, एम्प्टी मतलब खाली एक सिंहासन दिखाया गया है, तो उस खाली सीट को ही लोग पूजा करते हैं। इस खाली सीट का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सीट का मतलब होता है कि मेडिटेशन, कि गौतम बुद्ध जो है वो इस बैठ करके मतलब मेडिटेशन किया करते थे, तो हमें भी इस तरह की मेडिटेशन करनी चाहिए, ठीक है। तो एम्प्टी सीट स्कल्पचर शो दैट द मेडिटेशन ऑफ द बुद्धा एंड स्तूपा मीन दैट रिप्रेजेंट ऑफ द महापरिनिर्वाण। और जो स्तूपा है वो कहता है कि ये गौतम बुद्ध के डेथ के बाद में जो एक महापरिनिर्वाण चला है, उनकी डेथ के इवेंट को ही महापरिनिर्वाण बोला गया है, तो उसमें लोग उनको इंसानों के रूप में वर्शिप करते हैं।
अनदर फ्रीक्वेंटली यूज द सिंबल वाज व्हील, और दूसरा जो क्या कहता है, मतलब कि ये जो वो बताते हैं महापरिनिर्वाण, दैट मीन्स कि जब उनकी डेथ हुई थी तो उनको एक शैया पर ऐसे ही खाली शैया दिखाई गई है, मतलब एक पूरा का पूरा ऐसा बेड टाइप में दिखाया गया है, उस पर है कुछ नहीं, वो सिंबल्स हैं वो खाली, राइट। जैसे कि लोटस है, लोटस को बताया गया है कि जब उनका बर्थ हुआ था तो उसको लोटस की फॉर्म में दिखाया गया है, जब उन्होंने घर को त्यागा था तो हॉर्स की फॉर्म में दिखाया गया है, और जब उनको अलाइनमेंट अटेन करते हैं तो वो उसको एक व्हील उसमें दिखाया गया है, मतलब एक बौद्ध जो बोधि वृक्ष था उसमें दिखाया गया है। और जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जब उनको अलाइनमेंट मतलब उस फर्स्ट सेरेमनी जो देते हैं उनको व्हील के रूप में दिखाया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि another frequently used symbol was the wheel which stood the first sermon of the Buddha delivered at सारनाथ। ठीक है, तो उन्होंने अपना पहला सेरेमन वहां पर दिया था, अपना पहला उपदेश। नेक्स्ट करते हैं पॉपुलर ट्रेडिशन। कौन कौन से इनके पॉपुलर ट्रेडिशन थे? सम स्कल्पचर्स सांची वर नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड द बुद्धिस्ट आइडिया। ठीक है, तो सम स्कल्पचर एट सांची वर नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय द बौद्धिस्ट आइडिया। तो कुछ सांची के मतलब सांची में कुछ हमें ऐसे भी आइडियाज मिले हैं जो कि बौद्धिज्म को पूरी तरह से इंस्पायर नहीं करते हैं। दीज इंक्लूड द ब्यूटीफुल विमेन, तो उसमें से गौतम बुद्ध के बजाय हमें किसी और चीज के प्रमाण मिले हैं। वो किसके हैं कि दीज इंक्लूड द ब्यूटीफुल विमेन स्विंगिंग फ्रॉम द एज ऑफ द गेटवे। अब देखो, इस जब एंट्रेंस गेट बनाया जाता है तो वहां पर एक झूला लटकाया गया है और उस पर कोई वुमेन जो है, बहुत सुंदर सी वुमेन उस पर झूला झूल रही है, होल्डिंग इन अ ट्री। ठीक है, और वो उसको पकड़े हुए हैं। ठीक है, एज ऑफ द गेटवे होल्डिंग ऑन अ ट्री, और उस एंट्रेंस गेट के पास में कोई ट्री है, उस पर झूला लटकाया गया है और उसको बार बार उसको पकड़ रही है, मतलब कि उस ट्री को पकड़ रही है। ऐसा माना जाता है कि जिस वो ट्री को टच कर रही है, जिस ट्री को वो टच कर रही है, तो उसके टच करने से वो ट्री जो है, जो सूखा हुआ था, वो हरा भरा हो जाता है, उस पर फ्लावर्स ब्लूम करने लगते हैं। ठीक है, फ्रूट्स आने लगते हैं, और जिस जमीन पर वो पैर रखती है वहां पर भी ग्रीनरी आ जाती है। तो उसको एक शुभ एक क्या माना गया है, शुभ संकेत माना गया है। ठीक है, अच्छा माना गया है। अनदर मोटिव, इस तरह के हमें कुछ और भी मोटिव्स मिले हैं, मतलब कि मूर्तियां मिली है। तो मोटिव्स इज दैट द वुमेन सराउंडेड बाय द लोटस एंड द एलिफेंट। अब आप ये सोचो, जो हम दिवाली पर गॉडेस लक्ष्मी की जो पूजा वगैरह करते हैं, तो गॉडेस लक्ष्मी बीच में होती है और उसके दोनों तरफ में एलिफेंट्स होते हैं जो उन पर पैसों की बरसात कर रहे होते हैं या पानी की बरसात कर रहे होते हैं। तो उस तरह का भी सीन दिखाया गया है। और ये कौन था बच्चे? एलिफेंट विच सीम द स्पार्कलिंग वाटर हर एज इफ द परफॉर्मिंग एट द अभिषेक और द कॉन्सेक्रेशन। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो पानी हाथी अपनी ट्रंक से, एलिफेंट अपनी ट्रंक से जो उनके ऊपर पानी की बरसात कर रहा है, एक तरह से उनका राज्य अभिषेक कर रहा है, राइट। तो इस तरह से ये शुभ संकेत माने जाते हैं। ठीक है, चलिए, न्यू रिलीजियस एंड ट्रेडिशन, डेवलपमेंट ऑफ द महायान। यहां से बच्चे क्वेश्चन आएगा महायान और हीनयान से। तो अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग हैड गिवन द ग्रेट इंपॉर्टेंस टू सेल्फ एफर्ट इन अचीविंग द निब्बा। ठीक है, तो जिसको ये वो हो जाती है निबान का मतलब होता है जिनको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है, अटेन हो जाता है, नॉलेज अटेन हो जाता है। बिसाइड द बुद्धा वाज द रिगार्डेड एज द ह्यूमन बीइंग। अब इस महायान में आपको सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों में ये पता करना है, मतलब पता होना चाहिए कि ये जो महायान है, ठीक है बच्चे, इस महायान में बुद्ध को एक इंसान के रूप में दिखाया गया है। बिसाइड द बुद्धा वाज रिगार्डेड एज अ ह्यूमन बीइंग हु अटेन्ड द, ये हमारी तरह एक इंसान थे और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब ये जाकर के महान बने थे। ठीक है, तो ये कौन कहता है? महायान वाले कहते हैं। द वर्शिप ऑफ द इमेज ऑफ बुद्धा, जो बुद्ध की इमेज की, मूर्ति की पूजा करते हैं, एंड द बोधिसत्व बिकेम द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रेडिशन। तो इस महायान का एक ये भी बात है कि वो लोग बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। महायान लिटरली द ग्रेट व्हीकल। तो महायान का this new way the thinking called the Mahayan, and the literally the meaning of this great vehicle। ठीक है, मतलब कि एक नई सोच, एक नई शुरुआत, इस तरीके से उसको बोला जाता है।
दोज हु अडॉप्टेड दीज बिलीव्स, जो इसमें विश्वास रखते हैं, जैसे देखो एक तो ये थे कि जो गौतम बुद्ध को इंसान के रूप में मान के और उनकी टीचिंग्स को फॉलो किया करते थे, और एक दूसरा है जैसे मैंने अभी ये किसकी है, महायान की। अगर मैं हीनयान की बात करूं तो वो हीनयान जैसे गौतम बुद्ध की जो टीचिंग्स होती थी उसमें अपनी टीचिंग्स को ऐड करके और फिर वो उनको चला रहे हैं, राइट, उनको फॉलो कर रहे हैं, तो वो किस में है, वो है हीनयान में, ठीक है। सो ओल्डर ट्रेडिशन, अब ये हीनयान जो है वो ओल्डर ट्रेडिशन है और लेसर व्हीकल, और ये जो है ये लेसर व्हीकल का मतलब ये ज्यादा पावरफुल है, ये ग्रेट व्हीकल है और ये लेसर व्हीकल है। कहने का मतलब कि एक उसको भगवान के रूप में पूजते हैं तो दूसरा उसको इंसानों के रूप में पूजते हैं, ठीक है, वर्शिप करते हैं। क्लियर? द ग्रोथ ऑफ द पौराणिक हिंदुइज्म, तो हिंदू क्या कहते हैं, हिंदू इंक्लूड द वैष्णविज्म एम। अब इसी तरह से जैसे कि गौतम बुद्ध ने बौद्धिज्म को लेकर आए, महावीर स्वामी जैनिज्म को लेकर आए, तो ऐसे ही हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ और भी इमर्ज हो रहा था, और वो क्या चीज थी, वो शैविज्म थी और वैष्णोइज्म थी, राइट। तो शैविज्म जो शिव के डिवोटीज होंगे, वैष्णोइज्म जो विष्णु के डिवोटीज होंगे, राइट। अल्वराज नैनार्स, ये मैं बाद में बताऊंगी आपको। हिंदुइज्म इंक्लूडिंग द वैष्णोइज्म, शैविज्म वाज द फॉर्म ऑफ द विच विष्णु वाज वर्शिप द प्रिंसिपल डिटी। तो इनके जो शैविज्म होता है ये शिव की पूजा करने वाले होते हैं, और जो विष्णु की पूजा करने वाले उनको वैष्णोइज्म बोला जाता है। इन सच वर्शिप एज द बॉन्ड बिटवीन द डिवोटीज, और ये जो है ये गॉड के प्रति अपनी डिवोशन दिखाने के लिए ये लोग इनकी पूजा करने लगे थे। किनकी बच्चे? लॉर्ड शिवा की और लॉर्ड विष्णु की। इससे पहले तो किसी को पता भी नहीं था कि लॉर्ड कौन लॉर्ड शिवा है, कौन लॉर्ड विष्णु है, नहीं पता था। इन थिंकर्स के आने से तो चेंजेस देखो कितना चेंज हो गया है। इन दिस केस द वैष्णोइज्म कल्ट्स डेवलप अराउंड द वेरियस अवतार। तो ये जो कल्ट्स देख रहे हो, कल्ट्स का मतलब होता है कि उन्होंने जो विष्णु ने अलग अलग रूप धारण किए, कि कहीं पर श्री कृष्ण का रूप धारण किया, कहीं श्री राम का किया, कहीं पर वराह का किया, कहीं पर एनिमल का किया, कहीं पर किसी चीज का किया। तो ये जो अलग अलग आप रूप देख रहे हैं ना विष्णु के, इन्हीं को कल्ट्स कहा जाता है। डेवलप्ड अराउंड द वेरियस अवतार इनकारनेशन ऑफ द वाइल शिवा वाज सिंबलाइज एट द लिंगा। जैसे कि इन्होंने अलग अलग रूप में, विष्णु ने अपने अलग अलग अवतार में धरती पर आए, लोगों के सामने लोग इसको जानने लगे। ऐसे ही जो शिव है उनको लिंगास के रूप में, जो शिवलिंग होता है लिंगास के रूप में इनको पहचाना गया, ठीक है। क्लियर? बिल्डिंग टेम्पल। अब यहाँ पर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, इसको मैं लिटरेचर के फॉर्म में ना पढ़ाकर मैं इसको आपको डायग्राम बना के समझाती हूँ कि आपको किस तरीके से ये बताना है। टेम्पल का स्ट्रक्चर जो कि हर बार 4 मार्क क्वेश्चन में आता ही आता है, ध्यान से सुनना। तो बच्चे जो हमारे टेम्पल का स्ट्रक्चर है ना वो कुछ इस तरीके से है कि ये जो टेम्पल है तो इसका जो एंट्रेंस गेट होता है, मैं क्या कह रही हूँ, इसका जो एंट्रेंस गेट होता है इसको कहा जाता है गोपुरम, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? गोपुरम, एंट्रेंस गेट को। तो जैसे हम यहाँ एंट्रेंस गेट के अंदर एंटर होते हैं और फिर हम यहाँ पर बड़े से हॉल में, ये जो बड़ा सा हॉल देख रहे हो यहाँ पर हम एंटर करते हैं, इसको कहा जाता है मंडप। इसको क्या कहा जाता है? मंडप, ठीक है। उसके बाद मंडप को क्रॉस करके फिर हम एक और चीज उसके अंदर जाते हैं जहां पर मेन मूर्ति को रखा जाता है, ठीक है। जहां पर मेन मूर्ति रखी होती है इसको कहा जाता है गर्भगृह। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है गर्भगृह। और फिर ऊपर, इसके सबसे ऊपर जो ये चोटी है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? शिखर। इसको क्या कहा जाता है? शिखर। समझ में आ गया? अब या तो ये आपसे पिछली बार तो ऐसे पूछा गया था कि कई बार इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था कि एंट्रेंस से और शिखर की तरफ लगाना था, या ऊपर से नीचे की तरफ लगाना था, या मैच की फॉर्म में पूछ दिए गए। तो इस तरह से एक ही क्वेश्चन को अलग अलग टाइप में पूछेंगे और हर बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि टेम्पल वॉज द स्मॉल स्क्वायर रूम कॉल्ड द गर्भगृह। अब जहां पर मेन डिटीज रखी जाती है उसको गर्भगृह कहा जाता है, जहां पर भगवान की मेन मूर्ति रखी जाती है। विद द सिंगल डोरवे फ्रॉम द वर्शिपर एंटर द
और एक ही डोर होता है, मतलब कि इस गर्भगृह में जाने का एक ही रास्ता होता है। ऐसा नहीं कि इधर से भी रास्ता, इधर से भी रास्ता, इधर से नहीं, एक ही एंट्रेंस गेट होता है, ठीक है। इसका एक ही डोरवे होता है। वर्शिपर टू एंटर द वर्शिप द इमेज। द टॉल स्ट्रक्चर नोन एज, इस टॉल से स्ट्रक्चर को, इसको क्या कहा जाता है, इसको शिखर कहा जाता है, ठीक है। और ये बड़े बड़े रॉक्स को काटकर बनाई जाती थी, ठीक है। टेम्पल जैसे साउथ में देखेंगे महाबलीपुरम है, तो पूरे के पूरे एक रॉक को काटकर बनाया गया था, ठीक है। जैसे आगे भी हम विजयनगर एम्पायर में पढ़ेंगे कि किस तरह से चैरियट्स बनाए जाते थे, वो भी एक रॉक को काटकर बनाए गए थे, टेम्पल्स बनाए जाते थे। तो टेम्पल्स का स्ट्रक्चर ये होता था। तो द टॉल स्ट्रक्चर नोन एज द शिखरा वॉज बिल्ट ओवर द सेंटर श्राइन, तो जो मेन मूर्ति रखी जाती थी ठीक इसके ऊपर ही ये बनाया जाता था शिखर। वन ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ द अर्ली टेम्पल वाज सम ऑफ दीज वर हॉलोड आउट द ह्यूज रॉक्स एंड द आर्टिफिशियल केव्स। जैसे कि हमने अजंता अलोरा केव्स देखी हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी होगी तो कोई बात नहीं, अजंता अलोरा नेट से फाइंड आउट कर लेना। तो उनकी दीवारों पर ना पूरी की पूरी गौतम बुद्ध के जीवन से लेकर के और उनके डेथ तक का पूरा पिक्चराइजेशन किया हुआ है, उसकी मूर्तियां बना करके, कारीगरी, चित्रकारी करके। द ट्रेडिशन ऑफ द बिल्डिंग आर्टिफिशियल केव्स नोन एज द ओल्ड वन, ठीक है। सम ऑफ द अर्लीस्ट ऑफ दीज, जैसे वैष्णो देवी माता तो गए होंगे ना, तो वैष्णो देवी का टेम्पल जो है वो पत्थर उन्हीं के बीच में ही तो है ना, कोई अलग से टेम्पल तो नहीं बनाया गया है। तो मेन मूर्ति जहां पर रखी गई है बच्चे, वो तो पहाड़ों के बीच में गुफा के अंदर ही तो है ना। तो वो जो केव्स होती थी वो ओल्ड वन होती थी, मतलब जो मेन जगह पर जहां पर बनाया था वो तो उसको बाद में ब्यूटीफाई किया गया ना। सम ऑफ द अर्लीस्ट दोज वर कंस्ट्रक्टेड द 3rd century BC ऑन द ऑर्डर ऑफ द अशोका फॉर रिनंसर्स हु बिलोंग टू द आजीविका स्टेट। और जो जहां पर ये जो रहते थे 3rd century में, जैसे कि टेम्पल्स वगैरह बना दिए जाते थे और वहीं पर रहना स्टार्ट करते थे, तो उन्हीं को ही आजीविका कहा जाता था, ठीक है। क्लियर? तो ये था हमारा आज का सेशन और उम्मीद करती हूँ सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब काम की बात ये है कि अभी हमारा 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे पर एक अड्डा 24/7 की तरफ से आपको दिया जा रहा है स्पेशल ऑफर, जो कि 17% से लेकर के, और ये क्रॉस हो गया है और आपका इसकी जगह पे 20% ऑफ कर दिया गया है। मतलब प्राइस बहुत ज्यादा ड्रॉप डाउन कर दिए गए हैं। तो जल्दी से जल्दी, जितना देखो CUT का एग्जाम अब की बार बहुत टफ होने वाला है, तो 2022 का बैच जो गया है बच्चे, उसमें तो उन्होंने लोगों ने धूम मचा दी, ठीक है। फर्स्ट टाइम था तो इतना बहुत ज्यादा टफ भी नहीं था, तो बहुत ज्यादा इजी नहीं, लेकिन अब इस टाइम 2023 का जो CUET का जो एग्जाम होगा वो बहुत ही टफ होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारा कंपटीशन होने वाला है स्टूडेंट्स के बीच में, ठीक है। तो इस टफ कंपटीशन में आपको इस दौड़ में सबसे आगे निकलना है, और वो दौड़ में आगे निकलने के लिए तभी मैं कह रही हूँ कि चीज़ों को जल्दी से अर्लियर स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको अच्छा खासा रिवीजन का मौका मिल जाए। आप अगर सही गाइडेंस लेकर जाते हो, सही नॉलेज लेकर जाते हो और टाइमली लेकर जाते हो, तो आपको इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। और फायदा कब होगा? जब आप हमारे इस डेल्टा बैच को आप परचेज करोगे, ठीक है। तो डेल्टा बैच को परचेज करने के लिए आपको क्या करना होगा? YouTube पर जाना होगा, अड्डा 24/7 टाइप करके, और फिर आपको कहां जाना होगा? ऑल कोर्सेज पर जाकर के CUET वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। लेकिन बच्चे, कोर्स को खरीदने से पहले आपको एक कूपन कोड दिया है जिसका नाम है Y489। इसको याद रखना, इसके बिना आपको फुल पेमेंट करनी पड़ेगी। एक तो 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, ऊपर से जब आप इस कूपन कोड को अप्लाई करोगे ना, तो और भी ज्यादा आपके जो मनी है वो डिडक्ट हो जाएगी, और भी ज्यादा आपको प्राइस कम जो है वो पे करना पड़ेगा। तो जल्दी से जल्दी जाएंगे और अपने आप को जितना जल्दी हो सकता है रजिस्टर कीजिए। अदरवाइज तो, क्योंकि 2 बैच पहले ही निकाल चुके हैं, काफी सारे बच्चे जो है वो क्लासेस को, उनका कोर्स जो है वो अभी खत्म होने वाला है 2-4 दिन में, तो उसके बाद फिर नया बैच शुरू हो गया है, राइट। तो इतने सारे बच्चे एनरोल कर चुके हैं, तो आप इस दौड़ में कहां पीछे रह रहे हैं? जितनी जल्दी आप कर सकते हो, जितनी जल्दी आ सकते हो, तो उतनी ही जल्दी आप चीजों को ज्यादा क्लियरली कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से आइए और फटाफट से अपने आप को रजिस्टर कीजिए अपने इस डेल्टा बैच में। अब प्रॉब्लम ये आती है कि मैडम डेल्टा बैच को खरीदने का पूरा प्रोसेस बता दीजिए। तो बच्चे, इसका पूरा प्रोसेस ये होगा कि अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें
इस ऑल, जैसे हमने अड्डा 24/7 टाइप किया, ठीक है, और वहां पर आपको ऑप्शन आएगा ऑल कोर्सेज का। तो जैसे हमने ऑल कोर्सेज पर क्लिक किया और आप ह्यूमैनिटीज के हो, आप जिस भी व्हाटएवर जिसके भी हो, जिस भी स्ट्रीम के हो, तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको करना है इस ऑल कोर्सेज पे क्लिक। जैसे आप ऑल कोर्सेज पे क्लिक करोगे, यहां पर अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस का एग्जाम का आपको एक ऑप्शन दिया होगा, राइट। तो उस ऑप्शन पे क्या करना है, हमें जाना है CUET पे, ठीक है। तो CUET पे जाने के बाद आपको यहाँ देख रहे हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, जिस भी स्टूडेंट के, आप जिस भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, जितनी जल्दी आप इस डेल्टा बैच में इनरोल करोगे उतनी ही जल्दी आपको फायदा होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आर्ट के स्टूडेंट में आपको देखो क्या क्या करवाया जा रहा है। ये आपको फैकल्टीज होंगी जिसमें आपको रुबेका मैम इंग्लिश पढ़ाएंगी, सर हिंदी है, राजेंद्र सर हैं, और मैं यहाँ पर हिस्ट्री, और अनुष्या मैम आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगी, पॉलिटिकल पढ़ाएंगी, ठीक है। तो बहुत ही हमारी एक बेस्ट फैकल्टीज की टीम है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी जाएंगे और बेस्ट फैकल्टीज से टीम से पढ़ने का आपको ये गोल्डन चांस जो है वो मिस नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको परचेज करना है। परचेज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप ये प्राइस देख रहे हो 5999 का। जैसे ही मैंने इसको बाय किया, अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वही कूपन कोड जो मैंने आपको बताया है Y489, ठीक है, Y489, ये कूपन कोड मैंने जैसे ही आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें करेंगे Y489। जैसे मैंने इस कूपन कोड को अप्लाई किया, ये देखिए यहाँ पर आपके इतने माइनस हो जाते हैं, 4799 का ये आपको टेस्ट पेपर, मतलब ये जो भी बैच है ये आपको पड़ रहा है। तो बच्चे ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये हमारा रिजल्ट बोल रहा है जो 2022 में YouTube पर बेस्ट रिजल्ट जो आया है वो अड्डा 24/7 का आया है। आप चाहो तो, मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो जाकर YouTube पर सर्च कर सकते हो कि बेस्ट प्रिपरेशन फॉर CUET, तो आपको सबसे पहले अड्डा का नाम ही दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर आपका भी सपना है BHU, DU और ये JNU जैसी यूनिवर्सिटीज में जाने का, एक अच्छे कॉलेज में जाने का, राइट। तो वैसे तो सभी का सपना यही होगा कि वो बहुत ही अच्छे कॉलेज में जाएं, ठीक है, बेस्ट कॉलेजेस में जाएं। लेकिन बच्चे ये सपना तभी साकार होगा जब आप एक सही नॉलेज लेकर जाएंगे, ठीक है। और सही नॉलेज मिलेगी हमारे इस डेल्टा बैच में, ठीक है। तो जाइए जल्दी से जल्दी रजिस्टर कीजिए, ऐसा ना हो कि ऑफर खत्म हो जाए, क्योंकि ये टिल 14 नवंबर तक है और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।